हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत और बुलंदी है? गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरू किया जाए हम लोगों का आज का सेशन। हमने आप लोगों के लिए सेशन रखा है। जो भी कैंडिडेट, पहले एक चीज क्लियर कर दीजिए तब हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करें। वॉइस क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी दोनों सही है, अच्छी है या नहीं? वॉइस क्लैरिटी एंड पिक्चर क्लैरिटी दोनों अच्छी है या नहीं? पहले इसको क्लियर कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। ईशा राज, गुड इवनिंग। एम क्रैक डू आई टी जे लाइव 2022 का क्लास कब से है सर? 2022 की लाइव क्लास प्रोबेबली ट्यूसडे से है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वॉइस क्लियर है? ऑल ओके? 100%? यस सर, यस सर, सभी लोग क्लियर बोल रहे हैं। तो ये जो आज का सेशन है, ये किनके लिए है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर लूं। ये आज का सेशन है जो 2021 के पेरेंट्स हैं उनके लिए। हालांकि ये केमिस्ट्री है तो सबके लिए है। कोई भी जिनको केमिस्ट्री से लगाव है, केमिस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर उनको थोड़ा आता, चाहे वो ग्रेजुएशन के भी लोग हों, मास्टर्स के भी लोग हों, तो अगर उनको केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक थोड़ी आती हो तो उनके लिए भी है। क्योंकि लर्निंग है भाई, किन्हीं के लिए भी हो सकती है। लेकिन मेरा ये सेशन मैंने बनाया है किसके लिए? तो जेई और नीट 2021 के पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग कहानी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बोर्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशंस। इन शॉर्ट रिव्यूज भी चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग करते जाएंगे। और इस सीरीज का हम लोग 5 या 6 लेक्चर लेने वाले हैं। पी ब्लॉक से 5 या 6 लेक्चर लेने वाले हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है। ये मैं क्लियर कर दूं, इस सीरीज का 5 और 6 लेक्चर होने का पहला लेक्चर है। तो अगला लेक्चर भी यूट्यूब पे ऐसे ही लाइव शेड्यूल किया जाएगा और आपको वो देखना है। इस तरीके से आप क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक हम लोग करेंगे। इससे पहले, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करूं जो आज का कंसर्न है, इस पर मैं 2-4 मिनट पहले बात करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डायलेमा में है, बहुत ज्यादा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उआ पो वाली स्थिति। हम फंसे हुए हैं, हम मेंटली ट्रैप्ड हैं। कहां पे? खुद के ही द्वारा ट्रैप कर लिए गए हैं। हमें किसी ने ट्रैप नहीं किया, बट हम ट्रैप्ड हैं। कहां ट्रैप्ड हैं? क्योंकि अभी तक जो 2021 वाले पेरेंट्स हैं, उनको आदत थी ऑफलाइन क्लास की। वो ऑफलाइन टीचर के सामने बैठते थे, फेस टू फेस हम क्लास लेते थे, या कोई भी हमारे दोस्त मित्र सारे टीचर्स फेस टू फेस। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा अभी भी उनके दिमाग में यही चल रहा है हो जाए और हम जाकर के दोबारा टीचर के सामने प्रेजेंट हो, वो मेरे को फिर से टेस्ट लें, वो फिर से मेरा डाउट्स क्लियर करें, वो कुछ छूटा हुआ टॉपिक रह गया वो क्लियर करें। अभी वो चीजें उनके दिमाग में चल रही है। तो वो ऑफलाइन वाली जो उम्मीद में है, ये उम्मीद के कारण वो ट्रैप्ड है। वो मन से मन लगा के पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। 4-5 मिनट इस पे मैं बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट, ये जो आपका ये जो दिमाग का जो फितूर है, जो माइंड में क्वेश्चंस है, इससे आप निकल जाइए। ठीक है, आपको ये भी नहीं सोचना है एग्जाम तक होगी या नहीं होगी, आप ये भी मत सोचिए। अब आपको क्या चाहिए? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप तो देख चुके हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10th का एग्जाम ही नहीं हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। होगी, विल इट हैपन, नहीं होगी और नॉट, या कभी कब होगी,
ये सब सोचना आपका काम नहीं है। तो आप कृपया वो चीज बिल्कुल ना सोचें और उसको सोच के अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये कोई नहीं पता है, किसी को नहीं, आज मेरे को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है ये चीज कि एग्जाम का क्या सिचुएशन होने जा रहा है, क्या मोड होगा, तो वो चीज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम होगी नहीं होगी, कब होगी, ये सोचना बंद कर दें। आपके हाथ में क्या है, तीन चीजें, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन, वही तीन काम करें। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। सेकंड, दूसरे मुद्दे पर आता हूं, ऑफलाइन कन्वीनियंस ढूंढना, प्लीज स्टॉप इट। क्या बोला मैंने, ऑफलाइन कन्वीनियंस ढूंढना बंद कीजिए। मतलब यह उम्मीद करें, बिल्कुल ना करें कि आपको ऑफलाइन में टीचर गवर्नमेंट वापस जाने देगी और आप उसी तरीके से काम कर पाएंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। तो आप ये कन्वीनियंस बंद कर दे ढूंढना, पूरा का पूरा अपने आप को ऑनलाइन का प्रजाति मान लें, इंटरनेट प्रजाति मान लें। ऑफलाइन कन्वीनियंस अगर आप बंद करेंगे तभी जाकर के आप मेंटली खुल पाएंगे, नहीं तो मेंटली ब्लॉक्ड रहेंगे। तो एक्सप्लोर कीजिए इस चीज को कि स्कोप जो भी है अब ऑनलाइन में ही है, क्योंकि आज इंडिया में जो पर डे केसेस हो रहे हैं वो दो सबसे ज्यादा केसेस वाले कंट्री ब्राजील और यूएस, दोनों को मिला करके इंडिया का केस उससे ज्यादा है। तो आप समझ जाइए, ऊपर से ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ लोगों की भीड़, तो और वैक्सीनेशंस काफी कम, स्लो प्रोसेस में होना, हम पॉलिटिकल व्यू काइंड ऑफ ऑफलाइन कन्वीनियंस। ठीक है, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, आपका सोचना कोई काम नहीं है, एग्जाम होगी नहीं होगी कब होगी उसको सोचना बंद। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, ऑफलाइन कन्वीनियंस बंद कीजिए ढूंढना और कंप्लीट स्विच कर जाइए ऑनलाइन स्कोप पर। ऑनलाइन स्कोप पर जब आप बात करते हैं तो उसमें आप रिजल्ट के लिए, अब सोचिए एक बड़ी अच्छी बात मैं बोलता हूं, रिजल्ट के लिए जरूरी होती है टीम वर्क। क्या बोला मैंने, रिजल्ट के लिए जरूरी होती है टीम वर्क। ये जो टीम वर्क होती है, मैं भी किसी टीम का एक हिस्सा हूं। ये टीम वर्क मतलब कोई एक स्टूडेंट है, एक्स, एक्स नाम का कोई स्टूडेंट है, अच्छे से मेरी बात को सुने, इस पर फिजिक्स के टीचर लगे हुए हैं, इस पर केमिस्ट्री के 2-3 टीचर, और इसी बच्चे पर मैथ्स या बायो के भी टीचर लगे हुए हैं, और तो और इस बच्चे पर कोई टेस्ट सिस्टम लगा हुआ है, टेस्टिंग सिस्टम लगी हुई है, वो भी इस पर मैनेजमेंट भी काम कर रही है कि आपके प्रॉपर जो है वो टेस्ट हो। तो एक टीम वर्क होता है और ये कुल मिलाकर के ये एक रिजल्ट देता है। बड़ी अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूं, आप सुने। तो रिजल्ट कैसे होता है दोस्तों, आपके सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको ढेर सारे लोग पढ़ा रहे हैं और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप पर काम हो रही है, तब अल्टीमेटली जाके यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एक सर्टेन रैंक, एक सर्टेन रिजल्ट। आज के डेट में लंबे समय तक ये टीम वर्क पॉसिबल नहीं है, अब नहीं है पॉसिबल। आज के डेट में टीम वर्क होने के लिए सभी को एक जगह बैठना चाहिए। कब होगी, जब टीम एक साथ होगी। आज मेरी बात को अच्छे से सुनोगे, आज टीम एक साथ नहीं हो सकती है, दो रीजन, एक तो गैदरिंग और दूसरा शिक्षक इस धरती के, टीचर इस धरती के सबसे निरीह प्राणी है। निरीह समझते होंगे, जैसे जंगल में हिरन होता है, बेचारा उनसे भी डरता है जो उनको नहीं खाते हैं और उनसे तो डरता ही है जो उनको खा जाते हैं। शिक्षकों का हाल एग्जैक्टली वही है। तो हम गैदर ही नहीं हो सकते हैं, हम मेंटली टीचर्स ब्रोकन सिचुएशन में हैं। हमारे सारे मित्र, हम अकेले की बात नहीं कर, मेरे चेहरे की स्माइल पे मत जाइए, मेरे मित्रों के चेहरे की स्माइल पर, हंसी खुशी पर मत जाइए कि चेहरा मुस्कुरा रहा है। टीचर्स आज इतने विवश हैं और टीचर के पीछे एक स्टैंपिंग लगी हुई है, आप सिविलाइज
आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपसे दंगा फसाद उम्मीद नहीं है, आपसे ओछी हरकतें उम्मीद नहीं है, आपसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एक्सपेक्टेड नहीं है, आपसे ऐसे सेंटेंसेज एक्सपेक्टेड नहीं है जो दिन रात सदन में कुर्सी उठा के फेंक दी जाती है, मार दी जाती है नेताजी के मुंह पे। तो हम लोगों के पर स्टैंपिंग लगी हुई है, इसीलिए हम लोग मेंटली टूटे हुए, टीचर्स मेंटली पूरे तरीके से खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन वो इतने तरह के स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में झेल चुके होते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को झेल चुके होते हैं हम लोग, उनको सेप अप कर चुके होते हैं कि हम लोग डरते नहीं है, मतलब मानसिक रूप से अभी भी स्थिर है। वरना जो हमारी सरकारों ने या जो टीचर्स और शिक्षकों के साथ आज स्थितियां उत्पन्न हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम टीचर्स मेंटली खुद स्ट्रांग इतने नहीं होते तो क्या हमें सुसाइड कर चुके होते। लेकिन चूंकि हम लोगों ने सालों साल, हमारे मित्रों ने, हमारे सीनियर्स ने सालों साल इस सोसाइटी को पॉजिटिविटी दी है, कभी टीचर्स ही एकमात्र ऐसे प्राणी जो नेगेटिविटी कभी नहीं देते हैं बच्चों को, तो वो देते 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 ना खुद के अंदर भी वो पॉजिटिविटी लाए हैं, और यही वजह है कि आज वो मेंटली टिके हुए हैं। तो उनको समझिए, वो टीम वर्क में नहीं आपके पीछे लग सकते हैं। कैसे लगेंगे? टीम रहेगी तब ना। हर कोई आज अपने बच्चों को किसी तरीके से, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा ले रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाए या ऑफलाइन पढ़ाए, पढ़ा ले रहा है। बट हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अपने बेटे को, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनको घर पे रखे हुए हैं। लेकिन अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, हम लोग जो बन पाता है बच्चों, हम लोग करते हैं। हमारे सारे दोस्त मित्र अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं। किस गवर्नमेंट ने, किस सीएम ने, किस पीएम ने, हमारे देश में कौन ऐसा है जो कभी आया और हम लोगों के लिए एक सिंपैथी का वर्ड्स बोला हो? बता दो हमको, बता दो हमको। किसी भी समाज की नींव होते हैं शिक्षक, लेकिन शिक्षकों की स्थिति आज जंगल में हिरन जैसी है। वो आज सुबह में है, कल नहीं है, कोई किसी बात की गारंटी नहीं है। कहने का मतलब, हम अपने दम पर अभी जिंदा हैं, अपनी मानसिक संतुलन बनाने की जो हमारी क्षमता है उस पर सिर्फ हम लोग जिंदा है। तो बेटा ये ठीक है, मेरे अंदर थोड़ा बहुत भड़ास होगा तो हो सकता है, दैट्स व्हाई आई कुड बी लाउड समहाउ, हो सकता है थोड़ा सा हो गए हो, बट उस पर मत जाइए। हम आपको यही समझाना चाह रहे थे इस पॉइंट के जरिए कि अभी आप टीम वर्क मत ढूंढिए, आप उन शिक्षकों को पकड़िए, उन टीचर्स को आप पकड़िए। किन टीचर्स को? जिनसे आपने इंडिविजुअली एजुकेशन लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोचिंग वाले भी जिम्मेदारी ले रहे हो, जो भी चीज है, तो आप उनको पकड़ करके और आप अपना काम निकलवाइए। तो टीम वर्क जब ना हो पाए, उस समय में अकेले ही पूरी टीम बननी पड़ती है, अकेले आपको पूरी टीम बननी पड़ती है। आप एग्जाम्पल लो एक मां का, बहुत साधारण, अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है। आपको पता है, एक मां जब अपने बच्चों को गोद में लेकर के खुद अकेले खड़ी हो जाती है तो वह अपने आप में पूरी सेना के बराबर है। आपको वही बनना है। टीम वर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वन मैन आर्मी। सॉल्यूशन आपको ढूंढने हैं। 2021 के आप एस्पिरेंट हैं, हमने बोला कब एग्जाम होगा किसी को कुछ नहीं पता है। एग्जाम नजदीक आकर के तब एग्जाम कैंसिल हो जा रही है, इलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम, पढ़ाई लिखाई की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो कब क्या होना है किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो आप टीम पर मत जाइए, टीम गैदर नहीं होंगी, अभी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। इसलिए आपको करना क्या है? वन मैन आर्मी। खुद सोचिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन मेरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कोऑपरेट कर सकते हैं, मैथ्स में, बायोलॉजी में कौन कोऑपरेट कर सकते हैं, कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, कहां मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, कहां मेरे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, दूसरे पर भी मत जाइए। अभी टीचर बहुत लाचार स्थिति में है, जिंदा है आपके समय सामने में, कब है, कब तक है, कोई नहीं कह सकता। शिक्षकों की स्थिति ऐसी है, ना उनको बैंक छोड़ रहे हैं, ना घर वाले छोड़ रहे हैं, सरकार छोड़ रही है, तो बेचारे बहुत लाचार अवस्था में है, फिर भी आपके लिए उपलब्ध है। तो दूसरा बात, तीसरी बात मैं ये कहने जा रहा था, टीम वर्क। चौथी और आखिरी चीज, अनसर्टेन थिंग्स। कौन कौन सी चीजें अनसर्टेन है? एग्जाम का डेट, वो अनसर्टेन है, कब होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो उस पर आप ना सोचें।
सेकंड, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? जिनका ऑफलाइन चल रहा था वो ऑफलाइन कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा वो भी, या ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होगा वो भी आप नहीं सोच सकते। ना डेट सोच सकते हैं, ना मोड, और तीसरा ना अटेम्प्ट सोच सकते हैं उसमें कि 2 अटेम्प्ट मिलेंगे कि 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, किसी का कुछ क्लियर नहीं होता। तो आप सब चीज के लिए ऑल ऑफ सडन तैयार रहिए कि कब जो गवर्नमेंट जो बोल दे कल को वो मेरे को करना। हो सकता है कि गवर्नमेंट का दिमाग घूम जाए और वो अचानक कुछ कह दे कि नहीं भाई तुम्हारा जो है वो इतने दिन का स्कोर जोड़ करके उसका एवरेज करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेंगे। कोई भरोसा नहीं है सिस्टम का, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये अनसर्टेन थिंग्स है, एग्जामिनेशन डेट, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सारे अनसर्टेन थिंग्स है। कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। ये 2 साल 2020 और 21 और कुछ हद तक 22 भी प्रभावित रहेगा। 2022 दैट विल बी अफेक्टेड टू एन एक्सटेंट। लेकिन बट ये जो 2021 का जो कट ऑफ होने जा रहा है, ये क्या कट ऑफ होगा बेटा किसी को नहीं पता। वापस से 600 प्लस 605 प्लस जनरल कंपटीशन, जनरल कैटेगरी वालों का नीट में 607 हो जाए कि 10 हो जाए, किसी को नहीं पता। क्योंकि यहां क्वेश्चंस किस लेवल के आ जा रहे हैं अचानक, वो आज तक इतिहास में इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया। तो कुछ भी हो सकता। तो अनसर्टेन थिंग्स आर मोड ऑफ एग्जामिनेशंस, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपको यू विल गेट और नॉट, कट ऑफ, ये सब अनसर्टेन है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों पर नहीं जाए। तो मैंने आपको ये 3-4 चीजें अच्छे से समझाया, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम लोग अपनी पढ़ाई करें और आपको लास्ट में एक लाइन और बोल दे रहे हैं इसमें। हमने आपको क्लियर बोला, ऑफलाइन कन्वीनियंस ढूंढना बंद करो, टीम एफर्ट ढूंढना बंद करो, आप वन मैन आर्मी की तरह काम करो और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर लो। अपने टीचर्स को फाइंड आउट करके प्लानिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि थिंकिंग वेल इज गुड। मैं हमें बोलता हूं थिंकिंग वेल इज गुड, अच्छा हर कोई सोचता है। अभी आप भी अच्छा बैठ करके अच्छे ही सोच पा रहे होंगे कि यार और 3 महीना 4 महीना 5 महीना टाइम मिलेगा, अच्छे से जम के पढ़ेंगे। तो थिंकिंग वेल इज गुड, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलता, प्लानिंग वेल इज वाइज। अच्छा सोचने वाले 100 में 100 होते हैं, बट अच्छा प्लान करने वाले 50 लोग होते हैं मुश्किल से। थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज वाइज, बुद्धिमानी उसमें है। और 50 लोग प्लान करते हैं बट एग्जीक्यूट उसको, मतलब उसको धरातल पे उतारना, वो हार्डली 5 लोग कर पाते हैं। इसीलिए थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज वाइज, बट डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल। सबसे अच्छा है अच्छा करना। तो आप डूइंग वेल में बिलीव करें। तो आज के सेशन में एक शुरू का जो मोटिवेशनल सेशन था वो इतना पे ही रखते हैं, और हम लोग अब यहां से आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिव्यू में हम लोग चल रहे हैं और कुछ अच्छे एप्लीकेशंस लाएंगे, और हम बराबर लाइव क्लासेज इस तरह से शेड्यूल करेंगे। तो चलिए आइए आज के लेक्चर में हम लोग यहां से मूव करते हैं। आपके डाउट्स वगैरह सारी चीजें किस तरीके से हो सकता है वो सब हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि आप कैसे आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 1। चलो, सबसे पहला चीज मैं ला रहा हूं, कोई है एम क्रैक डू आई टी से, ये लगातार जो इस तरीके से आप लिख रहे हैं ये सही नहीं है, लिखना बंद कीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। स्टॉप राइटिंग आपका बफर कर रहा है, आप अपने आप को बैक ले जाइए और दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए। आप अपने बफरिंग के चक्कर में बाकी लोग को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे वो बार बार आ रहा है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी काफी है और इंपॉर्टेंट भी। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, एमपीबीपी, ये बहुत ज्यादा ये टॉपिक पूछे जाते हैं कंपटीशन में।
थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, एमपीबीपी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। कहां पे? इन आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आप एसएनपी ब्लॉक को बोलते हैं। तो मैं एक साथ बहुत सारे चीजों को कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो वाई बफरिंग वाले भाई साहब हैं, आपको हटाना पड़ेगा। चलो, मैंने आपको हटा दिया, ठीक। तो थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें कहां पे? आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अब उसमें दो तरीके के एलिमेंट हैं। एक लेफ्ट साइड जब आप आए तो 1A 2A 3A, और धीरे धीरे इधर मान लो 4A 5A 6A 7, ये सब लेफ्ट साइड बेटा मेटल्स हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो जैसे एग्जांपल में चलो ले लो आप HCl, इधर का एलिमेंट का हाइड्राइड, और इधर एग्जांपल में आप ले लो LiH। अंतर क्या है? ये मेटल प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल, इसलिए आयोनिक हाइड्राइड होगा। आप समझ पा रहे होंगे। Li प्लस जोर H माइनस, आयोनिक हाइड्राइड। और इधर आओगे तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ये मॉलिक्यूल बनाएगा, इसलिए ऐसे वाले हाइड्राइड्स आपके मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है। तो HCl को आप कैसे H प्लस जोर Cl माइनस नहीं लिख सकते हो? क्या लिखना पड़ेगा? आप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चले जाएं। H सिंगल बॉन्ड Cl, क्या हो गया? ये आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेटल वाला रहेगा तो आयोनिक, और नॉन मेटल वाला साइड रहेगा तो मॉलिक्यूलर। हालांकि बीच में और भी चीजें हैं डिस्कस करने को, बट स्ट्रेट अपन नीट और जेई के पैटर्न पे रहते हैं, ठीक है। उससे ऊपर अभी लेवल में बिल्कुल ना जाते हैं, ना उससे नीचे रहते हैं, सिर्फ नीट जेई के पैटर्न पर। और वो भी सेलेक्टिव चीजें कर रहे हो, क्योंकि पढ़नी बहुत सारी चीजें हैं अपने सिलेबस में, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट हम लोग सेलेक्टिव पर रहेंगे। जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, सिर्फ उन्हीं चीजों को टच करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस तो पढ़ने जा नहीं रहे। ये आपका पेज नंबर 1 है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब मान लो इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, LiH NaH KH RBH CSH BH2 MgH2 CH2 SRH2 BAH2। देखते जाओगे अच्छे से। ALH3 GAH3 INH3, सॉरी आपका बोरॉन मिस कर गया, BH3। एकदम नजरें बनाए रखें। और जानते हो ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन की यह है कि ऑनलाइन जब आप मूवी भी देखते हैं, इंटरनेट पे मूवी देखते रहते हैं, और थोड़ा मजा नहीं है बाहुबली टाइप का, तो आप तुरंत चेंज कर जाते हैं, दूसरा मूवी देखने लगते हैं। तो यहां होता क्या है ना कि जब चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आने लगे, तो मैंने देखा कि उस समय अचानक जो व्यूअर होते हैं उनकी संख्या गिर जाती है, जो लोग देखने वाले होते हैं वो अचानक छोड़ देते हैं। इतना टफ चीज। तो हर कोई चाहता है कि स्पाइसी, मजेदार। तो पढ़ाई में जब स्पाइसी पढ़ाई होने लगे ना, धांसू सर टाइप का, तो समझ लो फिर ये पढ़ाई नहीं, कुछ और हो रही है। तो कुछ और करने से रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से होता है। तो इसी को जानते हैं, मानते हैं और इसी को पूजते हैं। बाकी चीज करना है तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ ना यार, कौन क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा मुश्किल कभी वैसा सिचुएशन आने लगे कि थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो पैनिक नहीं होना है, बने रहना है। मैं बार बार चीजों को रिपीट करके आपको आसान बना दूंगा। CH4 SiH4 GeH4 SNH4 PbH4, नाइट्रोजन वाली फैमिली NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। ऑक्सीजन वाली फैमिली H2O H2S H2Se
H2T, पोलोनियम छोड़ दे रहे हैं, और यहां HF, HCl, HBr, HI। सही है, ये सारे ग्रुप लिख दिए हम लोगों ने, सारा ग्रुप यहां लिखा, S ब्लॉक और P ब्लॉक का टोटल लिखा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इधर वाला बेटा क्या है, मेटल, तो इधर वाला है आपका आयोनिक हाइड्राइड्स, और राइट साइड वाले पे जरा आ जाओ, इधर क्या है आपका, तो सर इधर वाला है हमारा धीरे धीरे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। हालांकि अब इसी में देख लो, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा थोड़ा बीच में, ये वाला ये कोवेलेंट होता है, शायद आपको पता हो, हमने अगर हमसे कोई पढ़ा हो तो मैंने पढ़ाया हुआ उसको कि BH2 कोवेलेंट होता है, बट इन जनरल चल रहा है कि इधर आयोनिक हाइड्राइड है, इन जनरल चल रहा है, और उधर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, ठीक है। इधर कोई आयोनिक नहीं मिलेगा, बट इधर आयोनिक वाले साइड में ये कोवेलेंट होता है। एनीवेज, आइए अब पहला पॉइंट है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी। तो जब आयोनिक हाइड्राइड्स है तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब इनकी ज्यादा होगी जिसमें आयंस स्ट्रांगली इंटरेक्टेड हो, लैटिस एनर्जी जहां ज्यादा हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि जब वो आयोनिक हाइड्राइड्स है, जब वो आयोनिक हाइड्राइड्स है लेफ्ट साइड, तो वहां पर वो ज्यादा स्टेबल होगा जहां आयंस स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। तो आयंस बॉन्डेड होते हैं किस एनर्जी से, लैटिस। मतलब इस तरफ थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लैटिस एनर्जी किधर ज्यादा है दोस्त, ऊपर। कटायन का साइज घटने से लैटिस एनर्जी बढ़ती है, मतलब ऊपर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। आप सीबीएसई मेडिकल 2008 के पेपर को देखे भी, स्ट्रेट क्वेश्चन था, LIH, NaH, KH, RBH, CSH में थर्मल स्टेबिलिटी। आप जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन भी देखें, उसमें स्ट्रेट थर्मल स्टेबिलिटी था H2, H2S, H2SE, H2T। तो फ्रीक्वेंट बेसिस पर स्टेबिलिटी। इधर इस तरह से तो सिचुएशन नहीं है, मतलब इधर तो वो आयन नहीं है, तो इधर आप ये नहीं कह सकते कि लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो इधर आप किस तरीके से बोलेंगे, किस चीज पर थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, तो इधर वो वाला मॉलिक्यूल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जहां बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बॉन्ड स्ट्रांग मतलब एवरेज बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड होता है कि बॉन्ड स्ट्रांग कौन होता है, जहां बॉन्ड एनर्जी एवरेज ज्यादा हो। तो आप कोवेलेंट वाले साइड में बोलेंगे ध्यान से कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज बॉन्ड एनर्जी। और जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है दोस्त, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से देखते जाओगे, आपको पढ़ा हुआ भी होगा। इसको मैं ऐसे समझा दूं, अगर दो बॉन्ड है, ठीक से देखो, अगर मैं लू सीसी बॉन्ड और SI बॉन्ड, तो सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट ओवरलैप कर रहा है, और इसमें थर्ड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो छोटा ऑर्बिट जब बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर ज्यादा होगा, और बड़ा ऑर्बिट जब बॉन्ड बनाएगा तो वो रिलेटिवली कमजोर बनेगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट कम आएगा। नहीं, तो इसीलिए जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर छोटा हो वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सामान्य तौर पे। सही है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी कहां ज्यादा होती है, तो जहां पर सेल छोटा हो। तो सेल किधर छोटा है, ऊपर। तो आप बोलोगे n डिक्रीज कर रहा है, n मतलब सेल नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया। तो एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, मतलब ऊपर वाला मॉलिक्यूल स्टेबल ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा कही जाएगी। तो आपने क्या देखा, आयोनिक हाइड्राइड हो या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हो, दोनों में ही स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ जा रही है। कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर वाले में रीजन क्या लगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और आयोनिक वाले में क्या रीजन लगा, लैटिस एनर्जी। लेकिन अल्टीमेटली दोनों में ही क्या है, ऊपर की तरफ ही है। इसीलिए ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन हुआ और आता है, कोई भी ग्रुप के मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की जब स्टेबिलिटी आए तो आप बोलेंगे अप द ग्रुप ही बढ़ेगा। अब जैसे देख लो, ये क्वेश्चन है कंपटीशन का, आप इसको बोलते हो मीथेन,
तो SiH4 को बोला जाता है दोस्त सिलेन। क्या बोला गया? सिलेन। GeH4 को जर्मेन, SnH4 को स्टैनेन, ये सब गाली नहीं है रे। और PbH4 को प्लम्बेन। प्लम्बेन। तो आपको द फॉलोइंग हाइड्राइड इज लिस्ट स्टेबल, सिलेन, जर्मेन, स्टैनेन, प्लम्बेन। तो मत सोचना कि इसमें पूछा गया कि कौन सा गाली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सिलेन मीन्स SiH4। जैसे आप कार्बन के हाइड्राइड्स को एल्कीन, एल्कीन एल्काइंस बोलते हैं, तो सिलिकॉन के हाइड्राइड को अपन सिलेन बोलते हैं, बोरोन के हाइड्राइड को बोरेन्स बोलते हैं, एल्यूमिनियम के हाइड्राइड को एलेन बोलते हैं, एलेन, ALANE, ALLENE, एलेन बोलते हैं। तो जर्मेनियम का जर्मेन, टीन का स्टैनेन और लेड का प्लम्बेन। तो आपको मैंने पूछा कि सिलेन, जर्मेन, स्टैनेन, प्लम्बेन में लिस्ट स्टेबल कौन हुआ? तो प्लम्बेन। ठीक है, तो पहला चीज इसमें क्लियर हुआ आपका थर्मल स्टेबिलिटी। उम्मीद है आप इसको मजा लेके सीखे होंगे। एक बार अच्छे से लिख डालिए, हाँ सर अच्छे से समझ में आया या नहीं, लिख डालिए। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पेज पर थर्मल स्टेबिलिटी के बाद दूसरी चीजों पर हम लोग आते हैं। जल्दी से जल्दी से इन चीजों का क्या आपको समझ में आया या नहीं? अब कोई क्या कुछ बोल रहे हैं, एक बार जरा मैं देख भी लूं। प्रियम मिश्रा सर, आयनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर 3 नहीं मिल रहा है मुझे, वो कहां से देखूं? वो आपको मिलेगा कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक चैनल पे। आयनाइजेशन एनर्जी के सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप सभी एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें सर्च करके, क्योंकि लेक्चर जो यहां से मैं ले रहा हूं उसको फिर मैं वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक। लाइव यहां लूंगा और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स उस पर चले जाएंगे। सभी लोग को बताना है समझ में आया या नहीं। सर मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, क्या करूं? आइए ज्वाइन कीजिए, पढ़िए हमारे से, और भी हमारे दोस्त मित्र लोग हैं उनसे पढ़िए। तो चलिए, सभी लोग दिख रहे हैं, नथिंग कैन बी सेड, ग्रेट सर। सभी लोग यस सब क्लियर लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो आप इसके सामने से हट रहा हूं और नोट्स बनाते चले जाएं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में जो पहली चीज हम लोगों ने डिस्कस करी है दैट इज स्टेबिलिटी। मैं पूरा नहीं मिटाने जा रहा हूं। फिर यहां दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग चलिए दोस्त, आइए पेज नंबर 2। अब हम यहां पे लेने जा रहे हैं रिड्यूसिंग पावर। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद इसी में रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। हाँ, इसका भी नोट्स बनाना है मनीष, आपने सही बोला। प्रियम मिश्रा को चैनल नहीं मिल रहा, ढूंढिए, मिल जाएगा। कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक ढूंढना है, ठीक है। और लगातार 5-6 लेक्चर हम लोगों का पी ब्लॉक पर सिर्फ आने वाला है, जिसमें आज पहला लेक्चर है। और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें समराइज करेंगे, एक साथ लाएंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर कोई हायर क्लासेस के भी लोग देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो, बेसिक्स लेवल से चले जाएगा। प्लम्बेन इज PbH4 किसी ने पूछा। अब आ जाओ रिड्यूसिंग पावर। मैं आपको क्लियर बताऊं, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग पावर को बहुत सारे लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेते हैं। वो अलग चीज है कि रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब हुआ कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका स्ट्रेंथ बताना है। अब आ जाओ पॉइंट, जितने भी कंपाउंड
जिसमें भी सेंट्रल एटम से सीधा सीधा हाइड्रोजन अटैच है, दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ ही एक दो को छोड़ के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल दोज कंपाउंड्स विच हैविंग central atom hydrogen connectivities are excellent reducing agents except HF, H2O and HCl। तो डिस्कस कर लेते हैं उसको। हमने बोला कंपाउंड्स, क्यों मैं डिस्कस करूंगा, कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटीज में जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड हो, कनेक्टिविटी में कोवेलेंट भी हो सकता है सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच, और आयोनिक भी। बस दो चीज रहना चाहिए, सेंट्रल एटम, एक एटम और हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्सेप्ट HF, H2O एंड HCl। वो सारे कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल एटम का हाइड्रोजन से कनेक्टिविटी हो, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छे से देखें, इत्मीनान से देखें, अगर आपका नेटवर्क चला वाला भी जाए तो आप फिर से दोबारा उसको देखें। हमने बोला आप KR मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक, ये चैनल को ढूंढिए, यूट्यूब पे मिलेगा। अभी कल ही मैंने क्रिएट किया है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा पहला चैनल है। इसमें स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स ही जाएंगे, जैसे ये P ब्लॉक वाला भी उस पर जाके अपलोड हो जाएगा। ये वाला आप चैनल इसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ठीक है। तो आ जाइए, हमने बोला कि सारे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी हो, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसको किसको छोड़ के, HF, H2O, HCl। ये दे रहा, देख लो कहां कहां, ये वाला दोस्त, बस यही आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी सबको दोस्त हमने क्या बोला, बाकी सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आ जाओ क्यों है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसी है क्योंकि ये यहां से हाइड्रोजन, एलिमेंटल हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा एलिमेंटल ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग, एलिमेंटल ऑक्सीजन इज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, व्हाइल एलिमेंटल हाइड्रोजन इज ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। आप 9th-10th में जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया जाता था, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड या कोई राजस्थान बोर्ड वाले लोग उसको ऑक्सीकरण अवकरण बोलते थे। तो पढ़ते थे कि ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, या वो सिचुएशन कब, ऑक्सीकरण सिचुएशन कब है, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो अवकरण सिचुएशन, मतलब रिडक्शन सिचुएशन। चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आसानी से बोलता हूं। जो ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो एटॉमिक हाइड्रोजन है H, वो रिड्यूसिंग बिहेवियर का है। तो ये सारे वो कंपाउंड हैं जो कभी किसी से रिएक्शन करें तो अपना H, एटॉमिक H बॉन्ड ब्रेक करके वो फ्री कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे हैं, समझ में आ गया होगा, ये सारे जो हैं एक्चुअली दे कैन प्रोड्यूस और सप्लाई H+ नहीं रे दोस्त, एटॉमिक हाइड्रोजन, H+ नहीं, वो एसिड थोड़ी ना बात कर रहे हैं, ये एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं। और जो ये एटॉमिक हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है, काफी स्ट्रॉन्ग। और एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। जो भी एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो भी एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन निकल सकता है। समझ में आया है, आते जा रहा है तो वीडियो को लाइक। चलिए आइए, सवाल है कौन आसानी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, एटॉमिक, जिसका सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या जिसका सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड वीक है। जल्दी से आप एक बार लिखें, जल्दी से रिप्लाई मारे। हमने बोला कि कौन आसानी से एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जिसका सेंट्रल एटम के साथ अटैचमेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो।
रविराज ने भेजा वीक, विकास ने भेजा वीक, बाकी लोग भी जवाब दें। सुशांत ने भेजा वीक, और भी लोग हैं वो लोग भी जवाब दें। जया ने भेजा वीक, हिबा ने भेजा वीक, संतोष वीक, अमन वीक, सारे लोग वीक बता रहे हैं। चलो कुछ तो लग रहा है कि इसका मतलब हम सही तरफ जा रहे हैं। बहुत सही आप लोग बोल रहे हो। उत्पलकांत वीक, शिवम राज वीक, सही है, सब लोग सही बोल रहे हैं। ऑब्वियस है, जहां बॉन्ड वीक होगा हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी वाला, वहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा बनेगी। तो इसीलिए आप ढूंढिए कि कहां पर बॉन्ड कमजोर है। तो आपको हमने स्पष्ट बताया, अगर आयोनिक हाइड्राइड्स हैं तो लैटिस एनर्जी के कारण ऊपर बॉन्ड स्ट्रांग है, और अगर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी सेल ऑर्बिट नंबर कम होने के कारण ऊपर बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बॉन्ड कमजोर किधर है? नीचे। तो चलो आप क्या लिखोगे, ये देखो लॉजिक क्या हुआ। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसीलिए आपका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा, क्योंकि नीचे कमजोर बॉन्ड्स मिलेगा। इसमें भी नीचे क्या बोलोगे दोस्त? डाउन द एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होएगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होएगी, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होएगी, इंक्रीजेज। तो फिर आपने क्या देखा? थर्मल स्टेबिलिटी चाहे आयोनिक हाइड्राइड्स हो या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हो वो ऊपर था, आयोनिक हाइड्राइड्स हो या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हो थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ है। HCl एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और HBr एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपके कंपटीशन में एकदम क्या बोलते हैं, धड़ल्ले धड़ल्ले पूछा जाता है कि जब आप HCl से, ध्यान से, जब आप NaCl से कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, आराम से देखो, तो HCl मिलता है, जबकि NaBr से आप कॉन्क कराते हैं तो Br2 मिलता है। क्यों Br2 मिलता है? क्यों? ये काफी पूछा जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। NaCl में क्लोराइड है, वही वाला क्लोराइड जो HCl में, और आपने पढ़ा कि HCl अपने बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऊपर ज्यादा है। तो HFHCl की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण, HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब बहुत कमजोर रिड्यूसिंग, फ्लोराइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है भी नहीं, क्लोराइड भी काफी कमजोर है। तो NaCl प्लस कॉन्क H2SO4, H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड वाला। अच्छा, तो अगर ये आप देख रहे हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए क्लोराइड बरकरार रह गया, इसीलिए क्लोराइड बरकरार रह गया। लेकिन ब्रोमाइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक नहीं है बेटा, क्या है? ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चूंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर आपसे दोबारा कंपटीशन फिर से पूछता है, चांसेस जिसके बहुत हैं कि NaCl से कॉन्क H2SO4 जब रिएक्ट करे तो HCl मिलता है, जबकि NaBr से कॉन्क H2SO4 जब रिएक्ट करे तो Br2 मिलता है, NaI से जब कॉन्क H2SO4 रिएक्ट करे तो I2 मिलता है। क्यों? तो क्या लॉजिक बोलोगे? बोलोगे क्योंकि क्लोराइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद है होंगे, ये बहुत फ्रीक्वेंट आता है। तो क्या आपको इस पेज की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई? यस और नो जल्दी से लिखिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अगले पेज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पहले जल्दी बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा है? आपका सेशन बढ़िया जा रहा है या नहीं?
वेटिंग ऑफ योर रिप्लाई एगरली। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो सभी लोग बता रहे हैं यस सर, बहुत अच्छी बात है। बस क्लासेस रेगुलर करें जो भी है, बहुत बढ़िया से सर, ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते थे। अच्छा रही है ऐसे ही। चलो स्क्रीनशॉट लो आप लोग। आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलना, टीचर को और कुछ नहीं चाहिए बेटा, टीचर को अप्रिसिएशन चाहिए। उसी अप्रिसिएशन के बदौलत हम लोग जिंदा हैं। जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी होंगे, मैं उनको खुद भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उनके ग्रुप में। और चूंकि 5 लेक्चर चलेगा इसका, तो आप ये भी साथ में करें। सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, गलती से मिट गया। आप ये भी करें साथ में कि एनसीईआरटी, ठीक है, जो है वो एक बार पी ब्लॉक का पढ़ना स्टार्ट कर ले। एक दफे उसको पढ़ जाइए आप, पी ब्लॉक कंप्लीट। और बाकी जो उसका टेक्निकल चीज है, वो सारा हम धीरे धीरे यहां पर बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। थर्ड पेज में हम लोग आ रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग पावर, दो चीज डिस्कस करने के बाद अब तीसरा टॉपिक इसमें उठा रहे हैं। आ जाइए, मेल्टिंग पॉइंट, एमपीबीपी। अच्छे से देखा जाए। फिर 1A ग्रुप, LiH, NaH, KH, RBH, CSH। 2A ग्रुप, BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2। अच्छे से देखें। 3A ग्रुप, चलो इसको इंपॉर्टेंट है, SiH4, GeH4, SnH4 एंड PbH4। 5A ग्रुप, NH3। अच्छे से बने रहे, काफी अच्छी अच्छी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। ASH3, SbH3, BiH3 को हटा दो क्योंकि एमपीबीपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में। जो अभी इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं। 6A, H2O, H2S, H2SE, H2T। हमने आपको बोला कि रिड्यूसिंग पावर किधर है, तो सर डाउन द ग्रुप। आयोनिक में या मॉलिक्यूलर में, तो सर सारे में। हमने आपको बोला कि थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किधर है, सारे में सर ऑफ द ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के आयोनिक और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। 7A, HF, HCl, Br, HI। चलो आज अब सवाल है, इधर वाला आपका आयोनिक हाइड्राइड्स है, तो आयोनिक हाइड्राइड्स होने के कारण आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉलिड्स। पॉइंट अच्छे सुनोगे, देखो कंपटीशन कैसे आपसे सवाल करेगा। तो डेली का टाइम, मनीष जी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली का टाइम आप पूछ रहे हैं, वो चैनल पर वीडियो जब भी होगा तो ये शेड्यूल कर दिया जाएगा किस समय में। वैसे जब भी क्लासेस होगी तो इसी समय में, रात के टाइम में ही 9 से 10 के अराउंड ही इसी आसपास होगी, ठीक है। और MWF में वो 11th वालों की होती है इसी चैनल पे। और 11th मतलब जो अभी फ्रेश वाले हैं, 11th से 12th मूविंग वाले। और बाकी जो टाइम बचता है ट्यूसडे वाला, उसमें उम्मीद करूंगा कि मैं आप लोगों का डिस्कस करूं, ठीक है। तो आप ये बने रहे। तो आयोनिक हाइड्राइड्स जो है, चूंकि ये मोस्टली सॉलिड्स होंगे, सॉलिड होंगे क्योंकि आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड होते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर कोई ढूंढ रहे, नंबर लेके क्या करोगे यार। और इधर आ जाओ, इधर आपका हो गया मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स
तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो होते हैं वो मोस्टली गैसियस होते हैं, अधिकांश गैसियस, या नहीं तो लिक्विड होगा, कोई कोई, ज्यादातर गैसियस होता है। तो सोचिए इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है तो मेल्ट कैसे होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। और चूंकि ये गैस है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये गैस बना कैसे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला तो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं लेफ्ट साइड वाले, चूंकि वो मोस्टली सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, इसीलिए उनके बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। तो एल्कली मेटल के हाइड्राइड का बीपी आपसे कभी नहीं पूछेगा 11th-12th में, कभी नहीं। और जो राइट साइड वाले हैं वो मोस्टली गैसियस है, तो गैसियस में क्या पूछेगा आपसे कि पिघला कैसे, मेल्ट कैसे हुआ, नहीं पूछेगा ये कि ये वेपर में कैसे आया, फॉर्म में कैसे आया, मतलब बॉयल कैसे हुआ, मतलब आपको बीपी पूछेगा। तो राइट वाले का बीपी इंपॉर्टेंट है और लेफ्ट वाले का एमपी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, अब एमपी बीपी जो आप डिस्कस करें कैसे होगा, पहले आयोनिक वेपन डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे है Li प्लस H, यही ना कुलंबिक इंट्रैक्शन, यहां से क्या होगा H माइनस, फिर यहां से कौन जुटेगा Li प्लस। आप समझ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड में क्रिस्टल में क्या होता है, आयंस फैला हुआ होता है, नहीं आयोनिक कंपाउंड में क्रिस्टल में क्या होता है, आयंस फैला होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में फैला होता है। एक क्वेश्चन मैं बोल दूं, जेई मेन 2018, हाँ जेई मेन 2018, इसका नाम डिस्कस किया हुआ था, पहली बार किसी कंपटीशन में देखने को मिला। इसको आप सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं, इसका नाम डिस्कस किया हुआ था सेलाइन हाइड्राइड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि NaCl के स्ट्रक्चर को आप सेलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, NaCl का स्ट्रक्चर इज सेलाइन स्ट्रक्चर, तो NaCl के तरह स्ट्रक्चर होता है इनका, इसीलिए आप बोलते हैं। तो एल्कली मेटल के हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड, एनीवेज नाम था वो। अब आइए यहां पे, इसमें आयोनिक हाइड्राइड्स में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना, मतलब कितना टेम्परेचर देंगे कि वो मेल्ट करे, तो वो एकदम प्योर एनसीईआरटी की चीजें पढ़ा रहा हूं, कितना टेम्परेचर देंगे मेल्ट करेगा, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि आयन स्ट्रांगली कितना बॉन्डेड है। तो आयन बंधा होता है किस एनर्जी से, लैटिस से, मतलब इन सब का लैटिस एनर्जी के मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब लैटिस एनर्जी किधर जाते हैं दोस्त, ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने पर चूंकि लैटिस एनर्जी बढ़ गया है, इसीलिए ऊपर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको समझ में आ गया होगा आयोनिक हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट किससे डील हुआ, लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा, आयंस उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो आप उसको जब मेल्ट करेंगे तो आयंस हटेगा, वहां से डिटैच होगा आपस में, तभी तो मेल्ट होकर के फ्री होगा, इसीलिए लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अब आ जाइए कोवेलेंट वाले साइड, अच्छे से देखिए, अगर कोवेलेंट वाले साइड में बात करूं तो इसमें मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, वैन-डर-वाल फोर्स। मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, वैन-डर-वाल फोर्स। यहां तो कोई ये कोलंबिक नहीं है, ये वैन-डर-वाल फोर्स, या नहीं तो कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे HF है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत कम में है, किस किस में है जरा देख लो अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत कम मॉलिक्यूल में है, किसमें, यहां पे, और किसमें, H2O में, और किसमें, NH3 में। हालांकि अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन वाले 3 ही है। और इनका जो अब डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पर दोस्त डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉयल करना है तो जरा देखो, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, आप बॉयल करोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स का ये फोर्स कमजोर होगा और ये सब इवेपोरेट करेगा,
मतलब ये मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना मजबूत रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, या हीट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स आपस में इस बार बंधे हुए हैं वैन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन फोर्स जितना स्ट्रांग रहेगा बेटा, उसको इवेपोरेट करने के लिए उतने ज्यादा हीट की जरूरत होगी, मतलब उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन उतना ज्यादा होगा, या टेम्परेचर में आप बात करें उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यह कब ज्यादा होता है, ध्यान से सुनो, पढ़ाया है हमने आपको, या आप कहीं और भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है, यह मजबूत तब होता है जब मॉलिक्यूल भारी हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी वहां काम करता है, और आपस का भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करता है मास की वजह से। मतलब जितना ज्यादा हो, क्या जितना ज्यादा हो मॉलिक्यूलर वेट, उतना ही मॉलिक्यूल के बीच का आपस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आप क्या बोलोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। कौन, मॉलिक्यूलर फोर्स की मजबूती, और ये बीपी इसके वजह से ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है डाउन द ग्रुप, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। इसीलिए ध्यान से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथेंस, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथेंस, मजबूत हो रहा है, और जितना मजबूत होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस बार चौंकाने वाली बात क्या रही, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है लैटिस की वजह से, इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट की वजह से नीचे है। इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है लैटिस की वजह से, और इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट नीचे है मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन सब में वैन डर वाल फोर्स नहीं है, कुछ में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड काफी मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वैन डर वाल फोर्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, आपको पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग तो भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर चूंकि ये एच बॉन्ड है और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए सर इन सबके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर ये भारी पड़ जाएगा। इन सबके सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भारी पड़ जाएगा। ये भी भारी पड़ेगा लेकिन सर कमजोर है, इसलिए ये यहां नहीं आएगा सर, ये यहां रह जाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अमोनिया में वीक एच बॉन्ड बोला जाता है बेटा, NH3 में वीक एच बॉन्ड बोला जाता है, जबकि H2O HF में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बोला जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स का जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो 1/r⁶ के ऑर्डर में जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है वो 1/r⁵ के ऑर्डर में जाता है। लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल बोलते हैं, जो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या उस बात को भूल जाइए कि मैंने क्या बोला। किसी को समझ में आया अच्छा, नहीं आया और अच्छा, टेंशन ना लो, सीधा स्ट्रेट वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है एच बॉन्ड, इसीलिए इन लोगों का जो इंट्रैक्शन है उस पर भारी पड़ गया इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन HF का, H2O का भी भारी पड़ गया, NH3 का भी भारी पड़ता, लेकिन थोड़ा ये कमजोर एच बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, इसीलिए SbH3 पर भारी नहीं पड़ पाया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर डाउन द ग्रुप रहा लेकिन इसमें ये ज्यादा, तो बीपी का ऑर्डर आप क्या लिख सकते हो, बीपी में क्या लिखोगे, HF, HI, HBr, HCl। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछता है मोस्ट वोलाटाइल कौन है, आंख बंद करके अब लगाओगे HCl, एकदम पूछता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलाटाइल? HF, HCl, HBr, HI। क्या लगोगे? मोस्ट वोलाटाइल कौन सबसे आसानी से वाष्पशील है? तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम है, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर है, तो इन चारों में मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इन तीनों में ये ज्यादा और ये कम, लेकिन HF हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे कम वोलाटाइल होगा। तो आपको फिर पूछेगा H2O, आपको समझ में आ गया होगा, तब H2T, तब H2SE, H2S, H2S वापस एक बार फिर से मोस्ट वोलाटाइल हुआ अपने चारों में जी। अमोनिया वाले ग्रुप में क्या लिखोगे? सबसे ज्यादा कौन? SPH3 है बॉइलिंग पॉइंट, तब ना NH3, और फिर ASH3, तब PH3। तो इन चारों में मोस्ट वोलाटाइल कौन हुआ जी? PH3। ठीक है, और इन लोगों मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, LiH, NaH, KH, RBH, CSH में तो मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के ज्यादा। तो क्या आपको ये वाला थर्मल स्टेबिलिटी हमने पहले पढ़ाया, फिर हमने रिड्यूसिंग पावर आपको डिटेल में सारे का बताया, अच्छे से बताया जो कंपटीशन में आता, फिर हमने आपको MPBP समझाया। क्या आपको यहां तक आपकी चीजें क्लियर है? यस और नो जल्दी से मैसेज रिप्लाई कीजिए इसमें, फिर हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। ये पेज नंबर 3 है, जल्दी से यस और नो टाइप लगाइए जल्दी। अच्छे से क्लियर हुआ है आपका या नहीं? यस सर। पुष्पांजलि यस सर। रविराज यस सर। सौरभ आर्या यस सर। सुशांत, अगर आपका बफर हो रहा बेटा तो आप एक बार पीछे जाइए और फिर जाके दोबारा रिकनेक्ट कीजिए। प्रिंस यादव बिल्कुल सर, और लाइक करते चले जाएं वीडियो को। और भी लोग देख रहे हैं, बाकी लोग को भी लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा से समझा रहा है या नहीं? चलिए गुड। ठीक है, तो अब हम लोग अगले और आखिरी पेज में जा रहे हैं। एमपीबीपी थर्मल स्टेबिलिटी ये डिस्कस करने के बाद किसी ने कोई डाउट भी पूछ सकते हो। विपिन ने पूछा सर जितना एच बॉन्ड बताए हैं उतना ही होगा या और भी? अभी फिलहाल आप उतने के लिए ही चलिए, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में उतना है, बाकी एच बॉन्ड तो एलिमेंट से होता है। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और रेयर केसेस में क्लोरीन होता है, तो एलिमेंट से वो होता है। जैसे अब मान लो हाइड्रोजोइक एसिड है N3H, तो वहां भी होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तब, तो जब एच बॉन्ड के टॉपिक पे जाएंगे तो वहां हम लोग देखेंगे। चलिए फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आ रहा हूं। जो क्वेश्चंस में आते हैं फ्रीक्वेंटली मैं वही बता रहा हूं, बाकी आपके एनसीईआरटी में पढ़ना तो बहुत कुछ है। अभी सिर्फ वही चीजें आपसे ली जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, आपसे डिस्कस किया जा रहा है। जो चीज काफी ज्यादा कंपटीशन में जिसके आने के चांसेस है, आयोनिक और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड से, इसमें जहां भी आपका बहुत ज्यादा पूछने का चांसेस है, अभी वो वाली चीजें हम लोग उठा रहे हैं। चलो मैं अगला अब डिस्कस कर रहा हूं, बॉन्ड एंगल। अच्छे से क्या अगला टॉपिक लिया दोस्त हम लोगों ने? सर क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू शेखर। हमने अगला टॉपिक लिया बॉन्ड एंगल, काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखो, अगर मैं बॉन्ड एंगल बात करूं तो सबसे पहले इस ग्रुप में बॉन्ड एंगल तो मीनिंगलेस टर्म है, क्योंकि एंगल तो तब ना बनेगा यदि कोई दो बॉन्ड हो, तो ये तो मीनिंगलेस है, ये हट गया। अब बात आप करें इस ग्रुप
में 4 बॉन्ड है और चारों में अगर आप तरीके से देखें तो इक्वल डिस्टेंस पर जब जाएगा तो अकॉर्डिंग टू वीएसईपीआर थ्योरी इन चारों में एक बार फिर से बॉन्ड एंगल इन सब में कांस्टेंट हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, इसीलिए यहां बॉन्ड एंगल मीनिंगलेस हुआ, यहां बॉन्ड एंगल मीनिंगलेस हुआ। अब आपके पास 2 ग्रुप बचता है जहां पर बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा, बॉन्ड एंगल इसी 2 में। और बाकी जो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप था उधर तो मोस्टली आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में तो आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे नहीं, इसीलिए बॉन्ड एंगल के लिए यही 2 ग्रुप है। आप आईआईटी को देख ले कई एक बार, या जेईई मेन को देख ले, नीट को देख ले, सभी कंपटीशन बॉन्ड एंगल और बेसिक स्ट्रेंथ के पीछे पगला के पड़े रहते हैं। तो चलो आ जाओ, अब इसमें हम लोग बॉन्ड, सवाल है कि अच्छे से देखोगे, जो NH3 है, PH3 है, ASH3 है और SbH3, इसमें यहां वाले में हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, और बाकियों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक से देखो, क्लियर मैं कर रहा हूं, 2 स्कोप निकालता हूं। पहला, ऊपर जाने पर चूंकि आपका एटम का साइज घट रहा है, और साइज क्यों घट रहा है? सेल घटने से, क्योंकि लॉजिक भी पूछेगा, सिर्फ आंसर तो ऑर्डर तो पूछेगा नहीं, आपको लॉजिक भी पूछता है उसका, इसलिए अच्छे से लॉजिक को ध्यान से देखें। चूंकि आपका साइज घटेगा तो बेटा अच्छे से सोच, नाइट्रोजन के पास जो ऑर्बिटल है वो छोटा, ठीक है, क्योंकि ये 2p है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जबकि वहीं पर जो फास्फोरस के पास है वो 3p है, तो वो बड़ा वाला ऑर्बिटल है। समझ रहे हो आप? तो छोटे वाले ऑर्बिटल में, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे है, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड्स के बीच। आपको समझ में आ रहा होगा, जबकि यहां पर रिपल्सन कम होगा बॉन्ड्स के बीच। तो साइज घटने के कारण बीपी बीपी रिपल्सन, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा। अच्छे से सुनोगे, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन और 6 ग्रुप में ऑक्सीजन, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट छोटे नहीं होते हैं, जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सरप्राइजिंगली लार्ज होते हैं, सेकेंड पीरियड वाले एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। उसको स्मॉल मत बोलिए, हमेशा ये बात बोली जाती है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, काफी छोटे होते हैं, इसीलिए यहां पर बीपी बीपी रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा। समझ रहे हो, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो बहुत छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है, तो बहुत रिपल्सन तगड़ा होगा, इसीलिए इस वाले में एंगल आपको काफी बड़ा दिखेगा, और बाकी सब में 90 के आसपास आपको एंगल दिखेगा, बाकी में 90 के आसपास। हाँ, इसमें कोई नहीं गया, लेकिन यहां से यहां में अगर जाए तो बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, बाकी सब में नॉर्मली ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन सेकंड पीरियड में अचानक बॉन्ड एंगल बहुत क्यों बढ़ गया? मैंने बोला बॉन्ड एंगल सेकंड पीरियड में अचानक क्यों काफी बढ़ गया? वो इसलिए काफी बढ़ गया क्योंकि वहां एलिमेंट काफी छोटा है। इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट लोग ऐसे करते हैं कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसीलिए बॉन्ड एंगल sp3 के अकॉर्डिंग है 109 डिग्री 28 मिनट, और बाकी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए प्योर np ऑर्बिटल npx npy npz बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो एंगल 90 के अराउंड रह रहे हैं।
तो पॉइंट ये भी है, इस तरीके से भी कोई बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है बोलना, क्योंकि हमने पूछा है कि एंगल क्यों बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर साइज धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था तो बॉन्ड एंगल बढ़ रही थी। आप बोलोगे कि सर सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो अचानक से, चूंकि सर वो काफी छोटा होता है इसलिए बीपी बीपी रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, इसलिए सर वो सरप्राइजिंगली लार्ज एंगल रख रहा है। ठीक है, तो हमने क्लियर किया बॉन्ड एंगल ऊपर बढ़ा। तो जरा देखो H2O में भी वही हिसाब है। बोलोगे कि सर इसका मतलब इस वाले में भी ऐसा होगा कि सर ये सेकंड पीरियड का है, तो सर आपके अकॉर्डिंग इसमें भी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, काफी छोटा साइज है। तो सर आपके अकॉर्डिंग काफी जब छोटा साइज है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बीपी बीपी रिपल्सन, काफी मजबूत हो जाएगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड्स बॉन्ड्स के बीच का रिपल्सन। तो सर इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग इसमें जो है लार्ज बॉन्ड एंगल हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, आप सही सोच रहे हैं। इसका एंगल है 104.5 डिग्री और इसका एंगल है 92.2 डिग्री। देखते जाओ, और नीचे आते आते 91.3 सॉरी 89.3 डिग्री। 89.3 लिखो। अब क्या देख रहे हैं, ये तीनों वापस 90 के आसपास। इसका हमने बोला ओ सॉरी 109 डिग्री लिखा, सॉरी 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 107.1 सॉरी, एक लोन पेयर है। तो देखो 107.1 और अचानक ध्यान से 93.8 अच्छे से, और देखो घटते घटते 91.3 89.4 और 91.3। क्या देख रहे हो, ये तीन और ये तीन में बॉन्ड एंगल करीब करीब कितना 90। और जानते हो बेटा, टू रिमेंबर, ये याद रखना इसकी वैल्यू, क्योंकि आपसे कंपटीशन में ठीक है वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये वैल्यू याद रखने से बहुत सारे फायदे होंगे आपको, आगे की भी केमिस्ट्री में फायदे होंगे। आपका 3 आया और ये जो 3 आया यहां पर 90 के अराउंड एंगल है, और उन दोनों में जो बॉन्ड एंगल है वो अचानक 109 के आसपास अराउंड है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन दोनों में साइज सेकंड पीरियड का होने के कारण, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने के कारण बीपी बीपी रिपल्सन स्ट्रॉन्ग हुआ, इसीलिए वहां पर एंगल काफी बड़ा है। और इधर तो बॉन्ड एंगल क्या देखे कुल मिलाकर के किधर बढ़ गया, ऊपर। बॉन्ड एंगल किधर बढ़ गया, H2O काफी बड़ा किससे, H2S बड़ा, H2SE बड़ा, H2T समझ में आया, जल्दी से बताते जाओ, समझ में आया या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। NH3 काफी ज्यादा, PH3 बड़ा किससे, ASH3 और ASH3 बड़ा किससे, SbH3। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए, आपके जवाब का इंतजार है। समझ में आया आपको अच्छे से या नहीं? हाँ शेखर, आपने सही बोला है कि पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा। तो आप क्या लॉजिक देंगे, आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का बॉन्ड एंगल वहां पर हाइड्राइड में ज्यादा होने का, काफी छोटा साइज, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर जो बीपी बीपी रिपल्सन। सब लोगों को अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छी बात है। अब जहां तक हाइब्रिडेशन की बात हो तो आप इसमें हाइब्रिडेशन sp3 बोलेंगे, किसमें, सिर्फ इसी में हाइब्रिडेशन डिफाइन होगा, क्योंकि 109 के आसपास है और ये 90 डिग्री में हाइब्रिडेशन डिफाइन ही नहीं होगा, नो हाइब्रिडेशन। अगर बोलना है तो P3 बोला जाता, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अमोनिया में ही हाइब्रिडेशन है। क्यों सिर्फ अमोनिया में हाइब्रिडेशन है बेटा, क्योंकि अमोनिया का एंगल 100, क्योंकि हाइब्रिडेशन देखो sp sp2 sp3 ये बोलोगे तो sp बोलोगे तो 180 के आसपास चाहिए, वो संभव नहीं है। sp2 बोलोगे तो 120 के पास चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। sp3 बोलोगे तब 109, सबसे कम वाला के आसपास है भी नहीं, सब 90 के आसपास है, इसीलिए आप इधर हाइब्रिडेशन नहीं बोल सकते हो। तो आप इन तीनों में बोलोगे कि हाइब्रिडेशन नहीं है, उसमें sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, किसी ने कुछ लिखा है इनऑर्गेनिक में सर कौन बुक बनाए, आपका रिकमेंडेशन। देखिए ये लास्ट टाइम, अब आप लोग प्रैक्टिस जब करें तो बुक से क्या करना, अब क्वेश्चन बैंक्स जम के बनाइए। जैसे आपको आखिरी समय में क्या करना चाहिए, तो जम के क्वेश्चन बैंक्स बनाने चाहिए, काफी ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स बनाने चाहिए। नीट का मिले, जेई का मिले, एडवांस्ड का मिले, ऑब्जेक्टिव्स जितने कंपटीशन आपको मिलते जाए, आप जम के क्वेश्चन बैंक बनाइए। पी ब्लॉक को एनसीईआरटी से पढ़िए अच्छे तरीके से,
खूब पढ़िए, और पढ़ के अभी 5 क्लास हम लोग चल रहे हैं, तो लगातार पी ब्लॉक पर आप भी काम कीजिए, हम भी कर रहे हैं। आपको क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमारे तरफ से होगा हम वो भी करवाएंगे, एप्लीकेशंस भी करवाएंगे रेगुलर बेसिस पर। अब लाइव क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस इस तरीके से करेंगे, जैसे आज काफी बड़ा एरिया हम लोग कवर किए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का एरिया काफी बड़ा था और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में पी ब्लॉक के एप्लीकेशंस रिव्यूज को लेकर के हम लोग फिर से आएंगे, कुछ नई चीजें लाएंगे। ये जो आज का वीडियो है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। कहां पर? चैनल से हटने के बाद कहां मिलेगा? कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक चैनल पर। एक बार फिर से मैं चैनल का नाम लिख दे रहा हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर बराबर रेगुलर बेसिस पर इनऑर्गेनिक के वीडियोस जाएंगे। अभी कल ही हमने चैनल को क्रिएट किया है और बाकी आपके डाउट्स वगैरह जो आते हैं धीरे धीरे आप मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट्स के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप उस पर डाउट्स ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉल अगर आप करेंगे तो ऑफिस में कॉल चला जाएगा, तो सिर्फ व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स का फोटो स्नैप खींच करके आप उस पर डाल दीजिए और फिर मैं आपको वहां से उसका सोल्यूशन कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बने रहिए, अगले लेक्चर में फिर आइए हमारे साथ। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग नए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। भगत भरत, मैं आपसे पढ़ चुका हूं। थैंक यू भगत, इतने दिन के बाद चलिए दिख गए कहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि काफी लंबे टाइम के बाद आए और हमने जो चीजें आज समझाई बताई, उम्मीद है आप सब लोग उसको समझे होंगे चीजों को कि क्या करना है, ऑनलाइन पर स्विच करना है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, अगले क्लास में नई चीजों को लेके आता हूं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।